छात्रों, आज हम लोग सत्र 2023 से 27 सत्र में चौथे सेमेस्टर में MIC माइनर सब्जेक्ट के लिए हिंदी विषय में पहले कवि जो आपको पढ़ने हैं, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की कविता आपको पढ़नी है। वह जन मारे नहीं मरेंगे, वह जन मारे नहीं मरेगा, यह कविता का शीर्षक है। आप MIC पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। MIC वैसे छात्रों के लिए है जिनका MJC अन्य विषयों के छात्र इसमें शामिल होते हैं, जिसमें विज्ञान विषय के भी हो सकते हैं, कॉमर्स के हैं या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के हैं। तो MIC पत्र में यह मान के चला गया है कि हम लोग छात्रों को इस स्तर पर हिंदी पढ़ाएंगे कि उनकी एक सरल, आसान और सारगर्भित समझ बन सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु छायावाद उत्तर काल से लेकर समकालीन कविता तक के कवियों का अध्ययन आप लोग को करना है। इसमें जो पहली कविता आपको पढ़नी है, केदारनाथ अग्रवाल की, वह जन मारे नहीं मरेगा। इस कविता के अध्ययन से यह ज्ञात होगा कि जीवन संघर्ष जो है वो कितने रूपों में हमारे समझ, हमारी सोच, हमारे क्रियाकलापों को रेखांकित और निरूपित करता है। आइए सबसे पहले हम लोग केदारनाथ अग्रवाल का एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं और इनकी लेखकीय ऊर्जा का सम्मान भी करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की चर्चा जब जब कर चलेगी तब हमें अपने विद्यालयी जीवन में पढ़ी हुई कविता हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, न घर बार मेरा न कोई है ठौर, यह कविता अपने विद्यालयी जीवन में हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसे कवि जो अति संवेदनशील हैं अपनी भावना के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर और मनुष्य के अंदर बसे अंतरात्मा में बसे प्रेम को विस्तारित करने के रूप में, ऐसे कवि का अध्ययन आज हम एक बिल्कुल दूसरे मिजाज की जो उनकी कविता है, वह जन मारे नहीं मरेगा। जन से संबंध यहाँ यह कहना चाहते हैं, यह जो जन है वो भारतीय जन है, यह जो जन है वह आज़ादी के बाद का जन है, आज़ादी के बाद की जनता है, लोग हैं। यह आज़ादी जब हमें मिली तो हम लोगों ने यह नहीं सोचा था कि 1947 के बाद एक ऐसे भारत का भी निर्माण होगा जिसमें अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, शिक्षित और शिक्षित हो जाएगा, अशिक्षित और अशिक्षित हो जाएगा। यह देखने की विषय वस्तु का जो पैमाना है, जो कवि ने अख्तियार किया है, जिसकी संरचना को गढ़ा है, उसमें यह तय करते हैं कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से जो जनमानस है वो जब तक संघर्ष नहीं करेगा, जब तक लड़ाई नहीं लड़ेगी, जब तक वह आंदोलन नहीं करेगा, उसे अपने हक, अपने अधिकार और अपने आप को महफूज करने, अपने आप को बचाने का या अपने अस्तित्व को एक रूप में समष्टि बोध के साथ उपस्थित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। ऐसी कविता को केदारनाथ अग्रवाल हमारे सामने रखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील कवियों में इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। केदारनाथ अग्रवाल की जो कविताएं हैं वो प्रगतिशील कविताएं हैं। तो प्रगतिशील कविता में केदारनाथ अग्रवाल सामाजिक समानता, देश में एक रूपता, अमीरी गरीबी का भेद समाप्त हो, भौतिक द्वंद्वात्मकता के स्तर पर सब कोई एक समान पृष्ठभूमि पर खड़े हो सकें, इसको लेकर जिस तरह की कविताएं लिखी गई, जिसमें नागार्जुन का नाम हम ले सकते हैं, वैसी कविताओं की संरचना को केदारनाथ अग्रवाल ने भी अपनी कविताओं में डाला है। आइए हम लोग एक बार कविता का स्वर पाठ करते हैं। जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है,
तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने का खोदा लोहा मोड़ा है, वह रवि के पथ रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, वह नहीं मरेगा जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा। अब कविता बहुत आसान है, सरल है। इस कविता का प्रतिवाद्य अगर आप एक शब्द में कहना चाहें तो यह जीवन के यथार्थ और उसके संघर्ष, जीवन के यथार्थ और संघर्ष इस कविता में सन्निहित है। इस कविता को आप एक दो बार अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, सस्वर पाठ करेंगे तो इसके अर्थ स्वतः खुलते हैं, क्योंकि कोई भी शब्द इतना कठिन नहीं है जिसे हम समझ नहीं पाए। कि जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ, यानी जिसका फीडबैक, जिसकी पृष्ठपेषण, जिसका पूर्व का ज्ञान जो है वो संघर्षों से निर्मित हुआ है, वह व्यक्ति रुकेगा नहीं, वह डरेगा नहीं, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। यानी जो पीछे से संघर्ष करता हुआ आ रहा है वो समसामयिक स्थितियों को देखकर डरेगा नहीं, बल्कि वह बड़े मजबूती के साथ खड़ा ही नहीं रहेगा, बल्कि अपने क्रियाकलाप को अंजाम देगा। जिसने सोने का खोदा लोहा मोड़ा है। लोहे को मोड़ना हमारे दैनिक क्रियाकलाप की चीज नहीं है, लेकिन जिसके अंदर अभ्यास की क्षमता होगी, जिसके अंदर अनुमान लगाने का गुण होगा, विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता होगी, वह व्यक्ति किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना कर सकता है। और कवि आगे कहते हैं, जो रवि के रथ का घोड़ा है, रवि सूर्य, जिसने सूर्य के साथ काम किया हो, उसका सानिध्य प्राप्त हुआ हो, तो उसके तेज की तुलना हम किसी और भी स्थिति में दूसरे से नहीं कर सकते हैं। यानी वह विशिष्ट होगा, अकेला होगा, अद्वैत होगा, और सबसे बढ़कर वह एक ऐसा मनुष्य होगा जो अपने आप को सहज और आसान करने की प्रक्रिया में हमेशा अपने आप को शामिल करेगा। वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा जो जीवन का आग जलाकर आग बना है। यानी जिसने तपने की कला में निष्णातता हासिल की है, अपने आप को पूरी तरह से तपाया है, अपने आप को गलाया है, एक निश्चित क्षेत्र में, किसी विषय वस्तु में, कार्य कौशल में इतना अपने आप को दक्ष कर लिया है कि वह उस क्षेत्र में आग बन गया है। चाहिए आप तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे अहिंसा सत्य के क्षेत्र में महात्मा गांधी, या समसामयिक स्थितियों में भारत का उदाहरण आप देख सकते हैं, जो अभी स्थितियां हैं, या खेल के क्षेत्र में, या अध्ययन के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन आग का रूप अख्तियार किया है। आगे कवि कहते हैं, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है। यह आसान नहीं होता कि हम किसी राज्य सत्ता को हिला दें, सत्ता को प्रतिबद्ध कर दें मुड़ने के लिए, उनको यह ललकार दें कि आपकी शासन प्रणाली में खोट है, आपको यह करना चाहिए, वह करना चाहिए। आवाज में इतनी शिद्दत, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा हो, ऐसा कम होता है। लेकिन अगर यह है तो शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आज की जनता को भी केदारनाथ अग्रवाल की इस कविता का संदर्भ लेकर आंदोलन करना चाहिए और शासन को एक सही दिशा में, सही रास्ते में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी जो है, जो युग के रथ का घोड़ा है वह जन मारे नहीं मरेगा। यानी जो चलना जानता है, जो टिकना जानता है, जो प्रदर्शन करना जानता है, जो परफॉर्म करना जानता है, जिसके अंदर क्रियाकलाप का हुनर है, वह जनता, वह लोग, वह कर्मचारी, वह देश, वह दुनिया, वह परिवार, वह जाति, वह धर्म, किसी के भी कुछ भी करने से समाप्त नहीं होगा। वह समाप्त एक ही दिन हो सकता है, एक ही कारण से हो सकता है कि वह अपनी संस्कृति में मौन धारण कर ले और अपने त्याग के कारण दूसरों का सम्मान करे। तभी यह हो सकता है कि वह रुकेगा, नहीं तो वह दूसरे के
उलाहना से, दूसरे के आक्रमण से वह डरने वाला नहीं है। कवि ने पूरी की पूरी कविता ऊर्जा परख कविता है। पूरी की पूरी कविता एक ऐसे संदर्भ को रूपांतरित रेखांकित करती है जिसमें कवि एक सामान्य जन के अंदर यह हौसला पैदा करते हैं कि आगे बढ़ो और अपने कार्य को अंजाम दो। MIC 4 में एक दूसरी कविता भी आपको पढ़नी है, एक दूसरी कविता भी पढ़नी है। एक दूसरी कविता भी आपको पढ़नी है, मांझी न बजाओ बंसी। केदारनाथ अग्रवाल की यह कविता मनुष्य से मनुष्य के प्रेम, उसके लगाव, उसके जुड़ाव, उसके सानिध्य, उसके एक दूसरे के प्रति समर्पण, भाव व्यवहार में परिवर्तन को लिखी गई कविता है। यह कविता अन्य MJC के विद्यार्थियों के लिए इसलिए ये पढ़ाई जा रही है पाठ्यक्रम में ताकि आपके अंदर सहज मानवीय गुणों का विस्तार हो सके, संभावना और आकर्षण पैदा हो सके और आप एक सामान्य सी जीवन को बेहतरीन जीवन में तब्दील कर सकिए। कवि ने कहा है, मांझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता। मांझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण डोल टूटता, मेरा प्रण टूटता जैसे तृण टूटता, टूटता तृण का निवास जैसे बन बन टूटता। मांझी न बजाओ बंसी मेरा मन झूमता, मेरा तन झूमता तेरा तन झूमता, मेरा तन तेरा तन एक मन झूमता। यहाँ कवि जो हैं ये केवल आवाज से, मधुर संगीत से एक दूसरे में समा जाने के कारण, डूब जाने के कारण, खो जाने के कारण, अपने आप को समर्पित करने के कारण जो सुनने वाला, जो सानिध्य प्राप्त करने वाला नायिका या नायक है वह मना करता है कि हमें अपने प्रण यानी वचन को, अपनी प्रतिबद्धता को बचाने दो। क्यों बचाने दो? मेरा प्रण जो है वो तिनके की तरह, तृण यानी तृण का तिनके की तरह टूटता है, जैसे घास फूस टूटता है उसी तरह से उसकी जो प्रतिबद्धता है, उसका जो वचन है वह टूट रहा है। मेरा प्रण टूटता जैसे तृण टूटता, तृण का निवास बन बन टूटता, मांझी न बजाओ बंसी मेरा तन झूमता। यानी जितनी भी प्रतिबद्धता थी वह नायक के बांसुरी से, नायिका के वचनबद्धता, प्रतिबद्धता तार तार हो रही है। यानी अपने आप को नियंत्रित कर पाना, अपने आप को बचा पाना, अपने आप को रोक पाना समर्पण की अवस्था से यह संभव नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह बताना चाहा है कि हमारे अंदर यदि मानवीय संवेदनाएं किसी भी स्तर पर मानवीय संवेदनाएं किसी भी स्तर पर काम कर रही हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। और मनुष्य की यही सहजता एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जोड़ती है, उसके अंदर आस्था पैदा करती है, उसके अंदर समर्पण पैदा करती है, उसके अंदर लगाव पैदा करती है, उसके अंदर त्याग और प्रेम पैदा करती है। अगर यह हमारे छात्रों के माध्यम से पूरे सृष्टि में, पूरे परिवेश में ऐसा होता है तो एक सुंदर, एक अच्छा, एक सफल वातावरण हम देख पाएंगे। यह दोनों कविताएं केदारनाथ अग्रवाल के दो कवि रूपों का साक्षात्कार करवाती हैं। एक और कवि व्यक्ति को ऊर्जावान बनने की प्रेरणा देते हैं, जन जन में कार्य कुशलता को फैलाने की प्रेरणा देते हैं, तो दूसरी ओर कवि कहते हैं मेरा तन
तेरा तन एक बन झूमता, यानी कवि यह मान चुके हैं कि एक बनना ही इस सृष्टि का नैसर्गिक स्वाभाविक शाश्वत गुण है। आप इन दोनों कविताओं का मूल पाठ का जरूर अध्ययन करिए और मूल पाठ के 1 या 2 बार के अध्ययन से आप इन दोनों कविताओं के भावार्थ तक पहुंच सकते हैं। और दोनों कविताओं के भावार्थ को लिखने के बाद आप जहां भी हों वहां जरूर दिखलाएं अपने कंसर्न, अपने संबद्ध विषय वस्तु के शिक्षक से। अगर आप हमारे महाविद्यालय के हैं तो आप मुझे दिखा सकते हैं। एक प्रश्न बनता है कि केदारनाथ अग्रवाल के पठित कविताओं के आलोक में उनके कवि रूपों का परिचय दें। तो जब लिखा रहेगा कि पठित कविता के आलोक में, तो जो कविताएं आपने पढ़ी हैं उनके आलोक में ही उनका परिचय आपको देना होगा। एक दूसरा प्रश्न भी बनता है जिसे आप निश्चित रूप से करेंगे, केदारनाथ अग्रवाल के कवि परिचय दें। और इन दोनों प्रश्नों को लिखकर रखें और अगले कक्षा में हम लोग एक दूसरे कवि का अध्ययन करेंगे। वो आपको 6 कविता MIC में पढ़नी है, उसमें से दूसरे कवि नागार्जुन भी हो सकते हैं या अन्य कोई भी कवि हो सकते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।